जय श्री राम। जय श्री राम। राधे श्याम। भारत में नमस्ते वमस्ते सब बाद में आया है, पहले क्या बोलते थे? जय श्री राम, राधे राधे। सबसे पहले आदरणीय जैन साहब, मुकुल जैन साहब, मैडम जैन को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने एनुअल डे में मुझे बुलाया। हमारे एयरफोर्स के भाई सुबोध जी ने मुझे आपसे मिलवाया, आपको भी धन्यवाद। जितने यहाँ बच्चे आए हैं सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। जितने माता पिता आए हैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप बड़े हैं तो प्रणाम करता हूं और छोटे हैं तो अपना स्नेह भेंट करता हूं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो भारत का प्रतिष्ठित स्कूल है, और खासतौर पे यहां पे फाउंडेशन तैयार हो रही है, बच्चे की फाउंडेशन तैयार हो रही है। तो भाई थोड़ा पीछे से थोड़ा आवाज कम करिए। हमने तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया है। ए ऐसे बनता है वो हमने 6वीं में आके पढ़ा। ए फॉर एप्पल 6वीं में हमने आके पढ़ा था। आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके बच्चे जो है नर्सरी केजी में ही सब पूरा बढ़िया अंग्रेजी सब बोलने लग गए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या? केवल डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, आर्मी ऑफिसर बनाना, वकील बनाना, यही है क्या? या शिक्षा का उद्देश्य कुछ और भी है? अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर शिक्षा के उद्देश्य को एक शब्द में कहें, वन वर्ड कि उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य है स्वधर्म को सिखाना, स्वधर्म पालन करना सिखाना। मतलब शिक्षा उद्देश्य यह है कि वो ऐसे संस्कार दे कि एक बच्चा अच्छा भाई बन सके, अच्छा बेटा बन सके, अच्छा नागरिक बन सके, इंस्पेक्टर बने तो अच्छा इंस्पेक्टर बन जाए, डॉक्टर बने तो अच्छा डॉक्टर बन जाए। कुल मिला के वो जहां पे भी है अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य, आज ही मैं सुबह उत्तरकांड पढ़ रहा था रामचरितमानस में, तो उसमें एक चौपाई आती है, राम राज्य का वर्णन है उत्तरकांड में। अगर पूरा रामायण पढ़ने का अवसर ना हो, घर में रामायण ना हो, तो गूगल करिएगा राम राज्य, तो आपको 1-2 लिंक मिल जाएगी राम राज्य में क्या था। दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल जो गवर्नेंस का मॉडल है वो राम राज्य ही माना गया है अभी तक पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो चीजें आज हो रही हैं भगवान श्री राम ने उसको अब से हजारों साल पहले इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो राम राज्य में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसी व्यवस्था थी, किसी को दैहिक ताप नहीं था, किसी को दैविक ताप नहीं था, और किसी को भौतिक ताप नहीं था। ताप का मतलब होता है कष्ट होना। तो 3 तरीके कष्ट हुए, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप जो हम खुद ही अपने आप में पैदा कर लेते हैं। दैहिक कष्ट क्या है? जो हम खुद पैदा करते हैं, हमारी वजह से पैदा होती है। ज्यादा खाने से पैदा हो जाती है, कम खाने से पैदा होती है, एक्सेस खाने से पैदा होती है, भूखे रहने से पैदा हो जाती है, ईर्ष्या करने से पैदा होती है। जो बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हम खुद पैदा कर लेते हैं। किसी को देख के जलने लगते हैं, किसी से देख के नफरत करने लगते हैं,
ज्यादा खाने लगते हैं तो मोटापा वोटापा बढ़ जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना शुरू कर देते हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या आता है? दैहिक ताप। दूसरा कौन सा ताप है? भौतिक ताप। भौतिक ताप दूसरे लोग देते हैं। पता चला आपके घर का उन्होंने फर्जी पट्टा करा लिया, आपकी फर्जी वसीयत बना लिया, फर्जी विरासत बनवा लिया, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया, झूठी गवाही दे दिया। तो दूसरा कष्ट क्या हो गया? भौतिक। मेरा मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि देश में, समाज में दैहिक और भौतिक ताप कम हो। और मैं भी बात कर रहा था जैन साहब से कि क्या क्या आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शुरू किया है, लेकिन अब कम से कम इस प्राइमरी स्टेज पे हमें बच्चों को इन बातों को बताया जाए। रामचरितमानस उत्तरकांड में क्या क्या लिखा है? सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। वो कैसे होगा ये बच्चों को सिखाया जाए। बड़ी इनिशियल स्टेज है, आप स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। इन बातों को प्राइमरी के लेवल पे पढ़ाना आवश्यक है। अष्टांग योग को बच्चों को सिखाना आवश्यक है, क्योंकि ये फाउंडेशन तैयार हो रही है। फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि जो भी है, कम से कम उसका बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए हमारे बच्चों को कि भारत किन किन मामलों में दुनिया से सबसे अलग रहा है। हमारी संस्कृति दुनिया से अलग कैसे है, ये हमें बताना चाहिए बच्चों को। आपके सीबीएसई में हो चाहे ना हो, नगर निगम से आ रहा हो आ नहीं रहा हो। वैसे मैं आदरणीय सुभाष चंद्रा जी से मिलूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं, और मैं जल्दी मीटिंग करने वाला हूं। उनको ये आग्रह करूंगा कि कम से कम प्राइमरी में अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंप्लीमेंट करें। जैसे पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन फीमेल गॉडेस की पूजा कहां होती है? केवल, जोर से बोलिए, कहां? भारत। बाकी 1099 रिलीजन में फीमेल गॉडेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का कॉन्सेप्ट कहां पे है? ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, उनको गर्व होगा, अजय वाह हमारी संस्कृति ऐसी है। बाकी जगह महिलाओं की पूजा नहीं होती। हमें बच्चों को बताना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम जैसा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी अब G20 के सम्मेलन में वन अर्थ वन फैमिली आया अंग्रेजी में, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके लिए एग्जैक्टली कोई शब्द ही नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। आपको यह वाक्य दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, किसी भाषा में नहीं मिलेगा। इसका पर्यायवाची कहीं मिलेगा ही नहीं, और मिल भी जाएगा तो वो भाव नहीं मिलेगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। लोग जन्नत जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए भगवान जाने क्या क्या कर रहे हैं, और हमारे किताबों में क्या लिख दिया? माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। लोग स्वर्ग जाने के लिए परेशान हैं। स्वर्ग जाने के लिए पूरी मारकाट मची हुई है दुनिया में, और हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं? माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। किसका मंगल की बात हो रही है? अपनी नहीं, परिवार की नहीं, भारत की नहीं, किसकी? सर्वमंगल। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां बेटी की पूजा होती है, बहन की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, माता का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है, वहां कौन रहता है?
जोर से बोलिए जरा। ऐसा वाक्य आपको दुनिया के 6,500 भाषाओं में किसी भाषा में नहीं मिलेगा। यह हमारे बच्चों को अभी से बताना शुरू करना चाहिए। इसलिए भारत भूमि दुनिया में सबसे अलग है, इसलिए हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति रही है। हम लोग क्या कहते हैं? धर्म की, जोर से बोलिए जरा, क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम भारत के कल्याण की बात नहीं करते। क्या कहते हैं? हम केवल अपने पास पड़ोस में सद्भावना की बात नहीं करते, हम कह रहे प्राणियों में सद्भावना हो। यानी इंसान ही नहीं, जानवर में भी संभावना हो, सद्भावना हो। प्राणी वो भी है ना, प्राणी वो भी है। और हम ये नहीं कहते कि जो हम रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन की जय हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की। हम कभी ये नहीं कहते जो हमारे रिलीजन को नहीं मानता उसका नाश हो जाए। हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश। तो धर्म और अधर्म सिखाना चाहिए बच्चों को। एक मेरी PIL है इसके ऊपर, धर्म और रिलीजन के ऊपर। अब धर्म क्या है इसको समझिए, ये बच्चों को बताने की जरूरत है। यहां पे पेरेंट्स बैठे हुए, जो व्यवस्था प्रकृति के अनुकूल है, जो ऊपर वाले का विधान है, वो धर्म है, और जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। ऊपर वाले ने बेटा और बेटी को पेट में कितने टाइम रखा? जोर से बोलिए। कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। तो अगर किसी किताब में बेटे और बेटी में, पति और पत्नी में, भाई और बहन में भेदभाव करना लिखा हुआ है, तो वो ऊपर की किताब है कि नीचे की? जोर से बोलिए। तो वो धर्म है कि अधर्म? अधर्म। ऊपर वाले ने पुरुष को भी 9 महीने रखा पेट में, औरत को भी, बेटे को भी, बेटी को भी। हिंदू को भी 9 महीने पेट में रखा, बाकी जितने भी हमारे और रिलीजन हैं उनको भी 9 महीने रखा। अगर कोई ये कहता हो कि नहीं मैं सुपीरियर हूं और तुम इंफीरियर हो, तो वो ऊपर वाले के विधान के साथ में है या उसके खिलाफ है? जोर से बोलिए। तो उसके खिलाफ है तो वो धर्म है कि अधर्म? अगर कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, दूसरा कहे मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये हूं, और उसमें से कोई कहे नहीं मैं सुपीरियर हूं, तो ऊपर वाले ने तो ब्राह्मण को भी पेट में 9 महीने रखा, क्षत्रिय को भी 9 रखा, वैश्य को भी रखा, दलित को भी रखा। कोई भेदभाव किया क्या? तो अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो किताब नीचे की है। महिला पुरुष में कोई भेदभाव कर रहा है तो वो किताब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कोई भेदभाव किताब कर रहा है तो वो ऊपर वाले की नहीं, नीचे वाले की है। मुझे लगता है ये चीजें बच्चों में अभी से सिखाना चाहिए जैन साहब, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज है। यहां जो बच्चे एक बार सीख लिए, एक बार उनको समझ में आया अच्छा यार बात तो सही है, भेदभाव करना तो गड़बड़ है, तो फिर वो धर्म और अधर्म को शुरू कर लेंगे। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कई चीजें ऐसी हैं जो अधर्म है, लेकिन उसको रिलीजन के आड़ में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। हमारे उपनिषदों में दो ही, या तो धर्म है या तो अधर्म है, तीसरा कोई नहीं है। या तो धर्म या तो अधर्म, या तो सत्य या तो असत्य, या तो हिंसा या तो अहिंसा, या तो अस्ते अस्ते, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरी एक PIL चल रही है, इनफैक्ट वो कल ही लगी थी कोर्ट में, कि 8वीं तक भारत के सभी स्कूलों में योग और हेल्थ साइंस अनिवार्य कर दिया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में। सुबोध जी ने भी मुझे किताब भी दिया। हमारा यह कहना है कि आप प्राइमरी में उसको बहुत ज्यादा फैक्ट के ऊपर, उसके दिमाग में फैक्ट मत भरो। प्राइमरी में उसको आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाओ, उसका चरित्र अच्छा बने, मेहनती बने, ईमानदार बने, फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा रहे,
उसके लिए आवश्यक यह है कि प्राइमरी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्थ एंड योगा साइंस। और योग अपने आप में विज्ञान है। जो नहीं करते योग, जिनको नहीं पता, शायद वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं योग अपने आप में एक विज्ञान है। आहार एक विज्ञान है। और पहले पढ़ाया जाता था, पहले आहार विज्ञान पढ़ाया जाता था, योग विज्ञान पढ़ाया जाता था, प्राण विज्ञान पढ़ाया जाता था, नाड़ी विज्ञान पढ़ाया जाता था। अभी आज के समय में तो 8-10 किताब आती है तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी वो 555 मॉडल था। 5 साल की प्राइमरी, 5 साल की सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी प्राचीन। तो 5 साल के प्राइमरी में उसको थोड़ा सा गिनती पहाड़ा पर बता दिया, थोड़ी कैलकुलेशन करना उसको सिखा दिया। बाकी का पूरा का 5 साल का सिलेबस क्या था? योग करो, दंड बैठक करो, कुश्ती लड़ो, अपना रस्सा खींचो, ठीक है, सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन करो। पूरा का पूरा ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होता था। जब मैक्सिमम यह था कि वो फिजिकली मेंटली फिट हो जाए। लेकिन जहां प्राइमरी में कोई विषय नहीं था, आज के अगर हम विषय की बात करें तो ऐसा कोई विषय नहीं होता था। 6वीं से 20 विषय होते थे और पूरा 6वीं से 10वीं जो सेकंड दूसरा वाला 5 साल का था उसमें सारे विषय। और फिर पूछ लिया जाता था आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बोले नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो ठीक है भैया, काम करो, तुम्हारे पिताजी वैद्य है, जाओ तुम भी पिताजी के साथ वैद्य वाला काम शुरू कर दो। तुम्हारे पिताजी क्या है, सराफ है, तुम सराफ वाला काम सीखो। तुम्हारे पिताजी बजाज है, बजाज वाला काम सीखो। सामान्यतः पहले व्यवस्था थी, लोग अपने पैतृक जो व्यवसाय होता था उसको आगे बढ़ाते थे। जिसके पिताजी सेना में है उस सेना में जा रहा है, ऐसी व्यवस्था होती थी। सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वो आए चाहे ना आए, लेकिन कम से कम हमारा जो प्राइमरी का प्राचीन व्यवस्था थी उसको लागू करना आवश्यक है। और वो किसी एक के साथ नहीं, हर जगह होना चाहिए। मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये वीडियो बहुत लोग जाएगा, बहुत लोग देखेंगे। मैंने पीआईएल फाइल किया है कि भारत में ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको मर्ज करके 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए। और अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में है और पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। अगर 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके एक जीएसटी लागू कर सकते हैं, तो 40 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके एक सिलेबस लागू नहीं कर सकते क्या? अच्छा आप बताओ, पूरे देश का मैथ का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा जोर से बोलिए। पूरे देश का फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? पूरे देश का केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? पूरे देश का जूलॉजी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? पूरे देश का बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? पूरे देश का इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? पूरे देश का हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? अरे जब सारा एक हो सकता है तो बचा क्या? बस सोच नहीं आ रही है, वो सोच बची हुई है, सोच ही नहीं पा रहे। और पूरे देश में किटजी का सिलेबस एक है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है कि नहीं? पूरे देश के नवोदय स्कूल का एक सिलेबस है कि नहीं? पूरे देश के एयरफोर्स स्कूल का सिलेबस एक है कि नहीं? पूरे देश में आर्मी वाले जो आर्मी कैंट वाले स्कूल होते हैं उनका सिलेबस एक है कि नहीं? है। तो सबका एक क्यों नहीं हो सकता? इस शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब आपस प्रेम से रहें। सब आपस प्रेम से तभी रहेंगे जब राम और निषाद राज एक साथ पढ़ेंगे, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, दुष्यंत और सुमंत दशरथ जी एक साथ पढ़ेंगे। यह व्यवस्था हमारे यहां थी, लोग भूल चुके। भगवान राम के दादाजी थे, उनका नाम था राजा रघु। आपने चौपाई सुना होगा, रघुकुल रीति सदा चली और प्राण जाय पर।
राजा रघु ने इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत राजा रघु ने किया था। और उन्होंने कहा कि अब जो गुरुकुल होगा, पहले जातियां नहीं होती थी, 4 वर्ण होते थे, तो पहले गुरुकुल 4 वर्ण के अलग अलग होते थे। ब्राह्मण के गुरुकुल अलग, उसमें सारे ब्राह्मण के बच्चे, क्षत्रियों के गुरुकुल अलग, उसमें सारे क्षत्रियों के बच्चे, वैश्यों का गुरुकुल में सारे वैश्यों के बच्चे। यह व्यवस्था थी पहले। राजा रघु ने बोला ना, अब प्रत्येक गुरुकुल में सभी वर्णों के, 4 वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और नतीजा क्या हुआ? दशरथ जी क्षत्रिय परिवार के, राज परिवार के लड़के, और सुमंत नाविक के लड़के, केवट के लड़के, और दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े। दोस्ती हो गई। तो जब दशरथ जी को राजा बने तो मंत्री किसको बनाया उन्होंने? सुमंत को, केवट के लड़के को। क्यों? क्योंकि दोस्ती हो चुकी थी गुरुकुल में ही। भगवान राम क्षत्रिय परिवार के, निषाद राज, केवट, लेकिन एक साथ पढ़े इसलिए दोस्ती हो गई। कृष्ण राज परिवार के, अमीर, सुदामा गरीब, लेकिन एक साथ पढ़े इसलिए दोस्ती हो गई। आज वो दोस्ती हो रही है क्या? आज शिक्षक का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है और शिक्षा मंत्री का अलग बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। हालांकि अलग अलग स्कूल में पढ़े ठीक है, लेकिन कम से कम शिक्षक के बच्चे और शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब तो एक होनी चाहिए ना। सामाजिक समरसता तब आएगी, सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल के बेटे की किताब और ब्रिगेडियर के बेटे की किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब ऑटो ड्राइवर की किताब और पायलट, जो एयर पायलट के बच्चे की किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क के बेटे की किताब और कलेक्टर के बेटे की किताब एक होगी, कांस्टेबल और कप्तान के बेटे की एक किताब होगी, अमीर और गरीब के बेटे की एक किताब होगी। पूरे भारत में सबकी एक किताब होगी। 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होगा। और फिर से हम दोबारा अपनी वैदिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। यहां बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बैठी हैं। हमारी परंपरा देखिए, ये अलग बात है कि हम गुलामी के दौरान सब छूट गई हैं, लेकिन उसको दोबारा अब तो स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हमें ठीक करने की जरूरत है। एक शब्द आता है गृहिणी, सबने सुना है क्या? गृहिणी। गृह मतलब घर और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। ऐसा शब्द जो दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती है, किसी भी आपको भाषा में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। हाउसवाइफ, अब हाउसवाइफ का मतलब क्या बोलते हैं? घर की पत्नी। अगर हाउस की वाइफ तो फिर ऑफिस। अगर कोई हाउस वाइफ है तो फिर कोई ऑफिस वाइफ हो जाएगा, तो गड़बड़ है ना। हमारी संस्कृति क्या है? गृहिणी, जिसका पूरा घर ऋणी है। इसलिए कहता हूं फिर से हमारी प्राइमरी, कम से कम प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को बदल के हमें दोबारा फिर से अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों की मत लो, भाई दूसरों को भी लो, जो सब हमारी तो परंपरा रही, हम तो हर जगह बेस्ट लेते रहे, हर जगह से बेस्ट लेते रहे, लेकिन कम से कम ये तो पढ़ाना ही चाहिए कि हवाई जहाज के सबसे प्राचीन, सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाया? किसने बनाया? एक किताब है विमान संहिता, और वो किताब लिखी है भारद्वाज जी ने। उस किताब में केवल विमान बनाने की विधि नहीं लिखी है, बल्कि यह भी लिखा हुआ है कि जो इसको चलाएगा पायलट, वो खाएगा क्या, क्या कपड़ा पहनेगा, यह भी लिखा हुआ है। न्यूटन से हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने हमें ग्रेविटेशनल थ्योरी दे दिया था।
लेकिन चूंकि हमारा नालंदा जला दिया गया, हमारे सारे यूनिवर्सिटी जला दिए गए, दुनिया का सबसे बड़ा जो केंद्र था हमारा नालंदा होता था, वो जला दिया गया, सारी लाइब्रेरी जला दी गई, सारी किताबें जल गई, और गुलामी के मानसिकता के दौरान बताया गया कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, धीरे धीरे मान लिया। अब समय आ गया है कि कम से कम अब तो हम स्वतंत्र हो जाएं। हम लोग कल क्या हमने मनाया? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह संविधान लागू हो गया, इसलिए मनाते हैं ना। हम लोग दो डेट्स मनाते हैं, एक 15 अगस्त मनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या? स्व और तंत्र। अरे भाई, स्व और तंत्र मिला के क्या बन गया? स्वतंत्र। यानी तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम, और स्व मतलब हमारा, स्वयं का। तो स्वतंत्रता उसको कहते हैं जहां सारे तंत्र, सारे सिस्टम हमारे अपने हों। हम कितने स्वतंत्र हो गए? एजुकेशन सिस्टम हमारा आ गया क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम गुलामी के नाम चल रहे, गुलामी के निशान चल रहे, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। और हम क्या कहते हैं? हम स्वतंत्र हैं। अब बताइए, हम स्वतंत्र हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, 50% है। 50% स्वतंत्र हो गए भाई, ठीक है, किसी को टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ रहा है, बाहर वालों को जो देना है यही देना है। ऐसे ही जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, भारत के संविधान में पहला शब्द यूज किया सोरेन। सोरेन का मतलब संप्रभु। इसमें से आप लोग एयर ट्रेवल करने का तो मौका लगभग सबको मिला होगा। अब की बार एयरपोर्ट जाना तो जहाज में बैठने से पहले देखना उस पर लिखा क्या है। जहाज में बैठने से पहले देखना लिखा है वीटी, और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसको चैलेंज किया, मामला कोर्ट में चल रहा है। जबकि सोरेन का मतलब क्या होता है? ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। 75 वर्ष बीत गए। अब दिक्कत पता है क्या आ रही है? पहले वालों को विक्टोरिया जी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने वीटी बदला नहीं। आज वाला सोच रहा है बदल लूं, तो उसको बीटी मिल नहीं रहा, भारत टेरिटरी मिल ही नहीं रहा। बीटी एक्चुअली जो अपने फ्लाइट्स होते हैं, उसका जो कोड होता है वो 2 ही लेटर का होता है। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, आपको 2 लेटर का वर्ड मिलेगा। तो वीटी पहले, जब 1950 में बीटी उपलब्ध था, भारत टेरिटरी उपलब्ध था, हमने लिया ही नहीं। उस समय बीएच भी अवेलेबल था, भारत का बीएच, क्योंकि 2 ही लेटर लेना होता है, हमने लिया नहीं। हमने वीटी को कंटिन्यू कर दिया। अब जब लेने की कोशिश कर रहे तो एक बांग्लादेश ले गया, एक भूटान ले गया, ना बीटी बचा ना बीएच बचा। और आज भी हमारे जहाजों पे वीटी लिखा हुआ है। यह विक्टोरिया टेरिटरी कंटिन्यू करने के लिए सावरकर जी ने बलिदान किया था क्या? जोर से बोलिए जरा। यह विक्टोरिया टेरिटरी कंटिन्यू करने के लिए लाल पाल फांसी पे गए थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे गए थे? नहीं। मुझे, चूंकि यहां अध्यापक बैठे हैं, यहां पे अभिभावक बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, मेरा यह मानना है कि कम से कम इस बात पे शुरू होना चाहिए, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है। यह संविधान है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या? संविधान। संविधान
यानी जो विधान हो वो सबके लिए समान हो, यानी किसी के लिए विशेष विधान नहीं, जो विधान हो वो सबके लिए हो। यानी जो विधान होना चाहिए वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। अभी कम से कम 100 कानून ऐसे चल रहे हैं जो इस संविधान के खिलाफ है, उसमें से 50 से ज्यादा हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। तो संविधान कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, संविधान कहता है समान, अच्छा समान शिक्षा, एक बात और भी जरूरी है, आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका पेपर एक होता है या कई पेपर होता है? जोर से बोलिए जरा। एक होता है। इंजीनियरिंग का एक ही पेपर होता है, नीट, इंजीनियरिंग जेई, और मेडिकल में जाने के लिए नीट। एनडीए का एक पेपर पूरे देश में कॉमन, क्लैट का एक पेपर पूरे देश के लिए कॉमन, और सिलेबस 65 तरीके के। तो हालत यह हो गई है कि बिना कोचिंग किए कोई बच्चा ना इंजीनियर बन पा रहा है, ना डॉक्टर बन पा रहा है, ना क्लैट क्वालिफाई कर पा रहा है, ना एनडीए क्वालिफाई कर पा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम को, इसलिए जब कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, तो गरीब का बच्चा जो कोचिंग नहीं भी कर पाएगा वो कम से कम क्रैक कर लेगा। अभी स्थिति यह है, मान लो सीबीएसई बोर्ड का पेपर आया तो आईसीएसई बोर्ड वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे पेपर सेट हो गया, सीबीएसई वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, स्टेट बोर्ड से सेट हो गया तो बाकी दोनों बोर्ड को नहीं मिली। इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए भी जरूरी है सबको समान शिक्षा हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी, हम भटक गए, दबाव में रहे, गुलाम हो गए। अब दोबारा हम फिर से स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबका योगदान है, सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, राष्ट्रहित में सब लोग थोड़ा चिंतन करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, आप में बहुत सारे लोग तो नौकरी पेशा होंगे, सोच रहे होंगे हम भाई हम तो नौकरी करते हैं, घर में आ जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते। क्या काम कर सकते? आपका नाम क्या है सर? सतीश। मैडम का कहाँ है आपकी? अच्छा, क्या नाम है? वंदना। हाँ, भारत में जन जागरण करने का सबसे बढ़िया माध्यम है फेसबुक। क्यों मैं कह रहा हूं? ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो रेशियो है 1:10 का। दूसरा, ट्विटर पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं, लेकिन फेसबुक 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में, आपको रिक्वेस्ट भेजते जाना है। अब जैसे वंदना मैडम क्या करें, अब वंदना मैडम क्या करें, केवल वंदना को अपना फ्रेंड बनाए, दूसरे को नहीं, केवल अपने नाम वाले को। तो देश भर की 5000 वंदना आप जोड़ सकती हैं। अब उस 5000 वंदना में कुछ कश्मीर की वंदना होगी, कुछ कन्याकुमारी की वंदना होगी, कुछ असम की वंदना होगी, कुछ गुजरात की वंदना होगी, कुछ ब्राह्मण वंदना होगी, कुछ क्षत्रिय वंदना होगी, कुछ वैश्य वंदना होगी, कुछ दलित वंदना होगी, कुछ हिंदू वंदना होगी, कुछ जैन वंदना होगी, कुछ बौद्ध वंदना होगी, कुछ सिख वंदना होगी। तो आप दिल्ली में बैठे बैठे 5000 वंदना को आपने जोड़ लिया, और वही काम आप भी कर लीजिए। आप अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना लीजिए, तो यहीं बैठे बैठे कितने लोग आपसे जुड़ गए? 10,000। अब हमारी जो बात आपको ठीक लगे, हमारी बात जो ठीक लगती हो या बाकी किसी लोगों की बात ठीक लगती हो, आपने अपने फेसबुक पे डाल दिया, आपने अपने फेसबुक पे डाल दिया, तो 5000 देश भर की वंदना ने भी उस बात को समझा, और आपके साथ वालों ने 5000 सुन लिया दिल्ली में बैठे बैठे। और ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, केवल 5 मिनट। तो अब आप ये मत कहना कि हम क्या कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते, ये काम तो कर लो, ये काम कर लो, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लो। अब जैन साहब है,
आप 5,000 जैन मत जोड़ो, आप अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो, अक्रॉस द कंट्री आपको मिल जाएंगे। 5,000 सुबोध मिल जाएंगे। अब सुबोध नाम भी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बंगाली, गुजराती, तमिलियन सब में मिलेगा। ये काम कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। अब एक काम करो, आप लोग बहुत देर से बैठे हो और थोड़े बाद में बैठना भी है मेरे जाने के बाद, तो आप लोग जरा खड़े हो जाओ और खड़े होके बाद में जोर से बोलो, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? अब खड़े हो जाओ जरा। सब लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम आगे आगे बोलेंगे, आपको पीछे बोलना, हमें चाहिए आजादी। आज सबसे आजादी करवा देते हैं। गुलामी के नाम से। आवाज ठीक से नहीं आई, आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए, संसद तक पहुंचनी चाहिए। हमारी पीआई वहीं चल रही है। हाथ पूरा उठा के, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम।